दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कल यानी कि बुधवार की सुबह बिहार के कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह में लोग अभी जागे ही थे कि उनको धरती हिलने का एहसास हुआ। भूकंप के ये हल्के झटके बिहार के मुंगेर, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया समेत कई इलाकों में लोगों ने महसूस किया। जी हां, बिहार में भूकंप के झटके सुबह करीब 7:55 के आसपास आए। कटिहार और किशनगंज में भूकंप के हल्के झटके के कारण लोग घर से दौड़कर बाहर निकले। जी हालांकि राहत की बात यह रही है कि यह झटका बेहद कम समय के लिए लोगों ने महसूस किया। जब तक ये लोग समझ पाते कि झटका भूकंप का है तब तक ये कंपन खत्म हो चुका था। जी सुबह में आए भूकंप के झटके उत्तर बिहार के जिलों में अधिक महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके के बाद एहतियात के तौर पर लोग काफी देर तक अपने घरों के बाहर ही रहे। दोस्तों बिहार सरकार ने बिहार में बढ़ते कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जी हां, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद बिहार में लॉकडाउन न लगाने का फैसला किया है। हालांकि कुछ चीजों पर सख्ती को बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हां, यानी कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आमिर सुबहानी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की राज्य सरकार अपने खर्च पर उपलब्ध करवाएगी। जहां कोरोना के ज्यादा केस मिलेंगे वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन इलाकों में दवा और दूध की दुकानें खुली रहेगी। जी हां, वही पूरे बिहार में धारा 144 लागू की जाएगी, यानी कि एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। जी हां, यानी कि अगर आप 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो फिर समझ जाइए। जी हां, बिहार में अब कोरोना की रोकथाम के लिए शाम 4 बजे से इवनिंग कर्फ्यू लागू किया जाएगा। जी हां, इसके पालन के लिए सख्ती बरती जाएगी। यह सभी डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। शादी समारोह में अब 50 जबकि दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। यदि एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर उन्हें किराया पर लिया जाएगा। जी हां, बैठक में यह फैसला लिया गया है। पूरे बिहार में धारा 144 लागू रहेगी। शाम 4 बजे ही सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाएगा। जागरूकता के लिए माइक से प्रचार किया जाएगा। रेमडेसिविर दवाइयां आसानी से मिलेगी। जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस किराए पर लिया जाएगा। जी हां, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन दिन में कर्फ्यू नहीं रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगा। एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जी अगर आप बिहार से हैं तो फिर समझ जाइए। दोस्तों बिहार में कोरोना के 85,000 से अधिक संक्रमित सामने आ चुके हैं। रिकवरी रेट 77 के नीचे पहुंच चुका है और इसमें भी लगातार गिरावट जारी है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वही अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत और कुव्यवस्थाओं की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को कोरोना के हालात बिगड़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को लोगों की मदद नहीं कर पाने को लेकर अपनी बेबसी का इजहार किया था। तो बुधवार को एक बार फिर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है कि आदरणीय नीतीश जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछले साल वाली गलती दोबारा मत करिए। आंकड़ों में हेराफेरी करके छवि बचाने से ज्यादा जरूरी लोगों का स्वास्थ्य है। आप जांच घटा रहे हैं लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। जांच कम होने से संक्रमण की वास्तविकता नहीं मालूम होगी, उसका फैलाव बढ़ता जाएगा। उन्होंने आंकड़ों को प्रस्तुत करके आगे लिखा है कि एक साल बाद भी बिहार की कुल कोरोना जांच में एंटीजन टेस्ट की संख्या 65 से 70% है, जबकि आरटीपीसीआर सबसे कम मात्रा में यानी कि 30 से 35% ही है। यह आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट आने में 14 से 15 दिन लग जाते हैं। ऑक्सीजन वेंटिलेटर की छोड़िए, बिहार अभी जांच के स्तर पर ही जूझ रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि नीतीश जी, कैश लोड कम दिखाने के चक्कर में आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, इस संक्रमण का चैन बढ़ता ही जा रहा है। कम आंकड़ा दिखाने की वजह से केंद्र से ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, वेंटिलेटर आदि अन्य जरूरी सहायता भी नहीं मिल रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि मुझे यह समझ में नहीं आता है कि नीतीश जी की तथाकथित हाई लेवल क्राइसिस ग्रुप की मीटिंग में कोरोना बचाव पर चर्चा होती है या फिर छवि बचाव पर। जी अभी तक के एक भी ऐसा ठोस कदम या फिर निर्णय नहीं लिया गया है जिससे कोरोना संक्रमण को कम किया जाए। जी मरीजों का उचित इलाज हो सके, अस्पतालों का क्षमता वर्धन हो सके। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि संक्रमण गांव-गांव फैल चुका है, अब भी अपना अप्रोच बदलिए वरना तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। केंद्र से बिहार का
का वाजिब हक मांगिए, हमसे छोटे राज्यों को आवंटन ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, नालंदा जिला के बिहार शरीफ से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण ने दो जिंदगी को एक होने से पहले ही हमेशा के लिए दूर कर दिया। जी हां, इस घटना के बाद दोनों परिवारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हां, बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ में एक कार्यरत रेल कर्मी की शादी के चंद घंटों पहले ही कोरोना संक्रमण से जान चली गई। जी हां, दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन जैसे ही दूल्हे की जान गई तो दोनों परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जी हां, मृतक वीरेंद्र पासवान बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर काम करता था। यह घटना के बारे में बताया जाता है कि रेल कर्मी वीरेंद्र पासवान बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर सिग्नल हेल्पर के पद पर काम करता था। उसकी 27 अप्रैल को शादी होने वाली थी, यानी कि कल शादी होने वाली थी। जी हां, झारखंड के साहेबगंज में घर से शादी की सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन 27 अप्रैल की सुबह ही कोरोना संक्रमण के कारण उनकी जान चली गई। बताया जाता है कि रेल कर्मी वीरेंद्र पासवान की 13 अप्रैल से तबीयत खराब चल रही थी। वहीं झारखंड के साहेबगंज सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने के बाद पॉजिटिव आने पर 15 दिन की होम आइसोलेशन पर चला गया था, जहां कल कोरोना की वजह से उसकी जान चली गई। जहां उसके घर में शादी का माहौल था, लेकिन शादी माहौल अचानक मातम में बदल गया। बताया जाता है कि वह पिछले सप्ताह से ही बीमार चल रहा था, जिसके कारण वह अपने पैतृक गांव साहेबगंज झारखंड में ही इलाज करवा रहा था, जहां उसकी जान चली गई। दोस्तों, असम में बुधवार की सुबह यानी कि कल सुबह लोगों के लिए अफरा तफरी थी। जी हां, सुबह 10 बजे के अंदर भूकंप के 3 बड़े झटके लोगों को सहमा दिया। जी हां, भूकंप के झटके असम सहित कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्य सहित बंगाल में भी महसूस किए गए। जी हां, भूकंप सुबह 7:51 पर सोनीतपुर जिले में आया। जी हां, इसके बाद 7:58 और फिर 8:01 पर भूकंप के 2 और बड़े झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके क्रमशः 4.3 और 4.4 तीव्रता के दर्ज किए गए। इस बीच असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि भूकंप का केंद्र सोनीतपुर जिले का टेकियाजुली रहा। जी साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया और दावा किया है कि यह भूकंप के केंद्र वाले जगह का वीडियो है। उन्होंने बताया कि भूकंप के केंद्र वाले टेकियाजुली के नारायणपुर में एक धान के खेत का है, जहां जमीन से पानी निकलने लगा। जी आपको बता दूं कि क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग घबराहट में अपने घरों तथा अन्य स्थानों पर बाहर निकल आए थे। जी हां, वहीं पर कई स्थानों में कई इमारतों में दरारें आ गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 17 किलोमीटर नीचे था। दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर में नाम, पता और जरूरी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में। जी हां, अगर किसी आवेदक को पैन कार्ड चाहिए तो फिर इसके लिए जीएसटी सहित 101 रुपए देने होंगे। वहीं ई पैन कार्ड के लिए आवेदक को 66 रुपए भुगतान करने होंगे। जी हां, ई पैन पाने के लिए ईमेल देना जरूरी है और इसमें पैन कार्ड जारी नहीं किया जाता है। पैन आवेदकों को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और पहचान पत्र, जैसे पता का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र को स्कैन करके निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर में 02027218080 पर फोन करें या फिर tininfo@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान राज्य में दोबारा लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार देने की तैयारी चल रही है। यह ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल समेकित लक्ष्य 32,60,978 के विरुद्ध अब तक 19,40,000 से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं। यह जो लक्ष्य का लगभग 60% है। वहीं अधूरे इंदिरा आवास को विशेष अभियान चलाकर 15 मई तक पूर्ण करने के लिए जिलों को निर्देश दिया गया है। जी मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभुकों को मनरेगा योजना से 90 से 95 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, बिहार में हर दिन 11,000 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं। यह निर्वाचन आयोग ने पहले ही 22 अप्रैल से होने वाले इलेक्शन ट्रेनिंग को स्थगित करके इस बात के संकेत दिए थे कि हो सकता है कि चुनाव फिलहाल टाल दिए जाएं। हालांकि अभी इस बात की समीक्षा की जानी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार के कारण ऐसा आसार बन रहे हैं कि पंचायत चुनाव टाल भी जाए। जी हाँ, टाला भी जाएगा। जी हाँ, जानकारों की माने तो ऐसी स्थिति में जहां संवैधानिक पेच फंस जाएंगे, वही यदि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुए तो फिर बिहार विधान परिषद की सूरत भी बदल जाएगी।
दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही सामाजिक राजनीतिक तंत्र ढह रहे हैं और कहा कि इसने देश को कम से कम 20 साल पीछे ढकेल दिया है। संजय राउत ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना की बदतर होती स्थिति के चलते भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरी है। यह कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई मॉडल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए संजय राउत ने कहा कि इस मॉडल को देश के हर हिस्से में लागू करने की जरूरत है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भारत कम से कम 20 साल पीछे चला गया है। यह मुझे नहीं पता है कि पिछले 5-10 सालों में यह कितना आगे बढ़ गया था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था ढह गई है। जी हां, अब केवल अस्तित्व का संघर्ष जारी है। हमें दोबारा खड़े होने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में मामले लॉकडाउन लगाने की वजह से घट रहे हैं और कहा कि स्थिति को नियंत्रित में लाने के लिए हर वक्त प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यह प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या को घटाने के बावजूद भी नए संक्रमितों की संख्या में कोई भी गिरावट नजर नहीं आ रही है। यह बीते मंगलवार को 12,604 नए कोरोना संक्रमित मिले और 85 संक्रमितों की जान चली गई। यह आपको बता दें कि रविवार को 1,04,091 लोगों की जांच कराई गई थी, तब 12,795 नए मामले सामने आए थे। इसी कड़ी में सोमवार को जांच का आंकड़ा 80,461 पर सिमट गया। इस दौरान 11,801 नए संक्रमित मरीज मिले थे। जहां कल बिहार में कुल 12,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस नए आंकड़ों के साथ ही राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या हो गई है 94,275। जी हां, कल पटना में 1837, अररिया में 171, अरवल में 145, औरंगाबाद में 622, बेगूसराय में 611, भागलपुर में 654, भोजपुर में 108, बक्सर में 296, दरभंगा में 177, पूर्वी चंपारण में 222, गया में 769 संक्रमित मरीज मिले। वहीं गोपालगंज में 195, जमुई में 162, जहानाबाद में 234, कटिहार में 260, खगड़िया में 282, किशनगंज में 101, मधेपुरा में 197, मधुबनी में 270, मुंगेर में 258, मुजफ्फरपुर में 458, नालंदा में 400, नवादा में 313, पूर्णिया में 423, रोहतास में 187, सहरसा में 192, समस्तीपुर में 319, सारण में 543, शेखपुरा में 236, सीतामढ़ी में 110, सिवान में 258, सुपौल में 363, वैशाली में 343 और पश्चिमी चंपारण में 639 लोगों में संक्रमण पाया गया। दोस्तों, सोमवार की रात अररिया जिले के फारबिसगंज के भाजपा विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी के बेटे प्रेम केसरी की शादी में नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जी हां, यहां न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ी, बल्कि नाइट कर्फ्यू का भी मखौला उड़ा। कोरोना गाइडलाइंस के तहत शादी के लिए अधिकतम 100 आदमी और रात 9 बजे तक का प्रावधान है, लेकिन इसके उलट शादी समारोह 12 बजे तक चलता रहा। शादी समारोह में भीड़ दिखी, मगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने पालन नहीं किया। हालांकि एसपी हृदयकांत ने विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही है। दोस्तों, बिहार में कोरोना के मामले में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। यह कोरोना की रफ्तार पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, मगर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार राज्य में यानी कि बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। यह बिहार सरकार की दो सहयोगी पार्टियां बीजेपी और वीआईपी लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। जी हां, वही हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इसके लिए शर्त रखी है। यह इस तरीके से लॉकडाउन को लेकर सत्ताधारी गठबंधन में सहमति नहीं बन पा रही है। वह मुख्य विपक्षी दल आरजेडी लॉकडाउन लगाए जाने के पक्ष में है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों डिप्टी सीएम, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई थी। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को भी कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की थी। यह बैठक के बाद वे पटना का ज्यादा लेने के लिए पहुंचे थे। यह लॉकडाउन को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि हालात को देखते हुए सरकार इस पर फैसला लेगी। हालांकि पटना एम्स के डॉक्टरों ने सीएम नीतीश कुमार को जल्द से जल्द 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी। जी हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने के लेकर कुछ शर्तें रखी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं लॉकडाउन का तभी समर्थन करूंगा जब 3 महीने तक सबका बिजली और पानी बिल माफ किया जाए। यह साथ ही किराएदारों का किराया, बैंक लोन की EMI और कॉलेजों की फीस भी माफ की जाए। किसी को जान जोखिम में डालकर बाहर जाने के लिए शौक नहीं होता। रोटी और कर्ज जो ना कराए, ये बात एसी वाले लोग नहीं समझेंगे।
दोस्तों बिहार के अधिकतर सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन अभियान कोरोना संक्रमण के चलते ठप पड़ गया है। यह जिन स्कूलों में शिक्षक या फिर कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या जिन इलाकों में इसका प्रभाव है वह तो बच्चों का नामांकन पूरी तरीके से ठप है। जहां बचे हुए जगहों पर भी आलम यह है कि ना तो किसी स्कूल में कोई अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन लेने पहुंच रहे हैं और ना ही शिक्षक अनामांकित बच्चों को खोजने टोलने मोहल्ले गाँव पंचायत में निकल पा रहे हैं। कोरोना के खौफ का आलम यह है कि स्कूलों में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग के आदेश का अनुपालन राज्य के किसी भी जिले में नहीं हुआ है। नामांकन के नोडल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से नामांकन को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 1 मई से 18 साल से अधिक लोगों को मुफ्त में टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार को सुझाव दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि सरकार फ्री में कोरोना वैक्सीनेशन को भी गैस सब्सिडी मॉडल का रूप दे, यानी कि अगर सरकार संपन्न लोगों को यानी कि सभी लोगों को वैक्सीन का मूल्य चुकाने का विकल्प देगी तो इससे गरीबों के लिए साधन बढ़ेंगे। जी हाँ, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र और बिहार सहित कई राज्यों की सरकारें फ्री में टीकाकरण अभियान चला रही है, लेकिन 1 मई से जब 18 पार के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो रहा है तब सरकार के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। इसे देखते हुए कोरोना की दोनों वैक्सीन का कोई न्यूनतम मूल्य तय किया जाना चाहिए और विकल्प दिया जाना चाहिए कि जो लोग वैक्सीन की कीमत चुका सकते हैं वे अवश्य भुगतान करें। दोस्तों नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सर्जरी वार्ड में एक मरीज की जान जाने के बाद बीती रात जमकर हंगामा तोड़फोड़ किया गया था। जहां आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सर्जरी वार्ड के बाहर कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद डॉक्टरों के साथ गाली गलौज करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। गुस्साए लोगों ने कमरे के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने डर से कमरे का दरवाजा नहीं खोला। जिस समय यह घटना हुई उस समय कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद डॉक्टरों में आक्रोश है, गुस्सा है। डॉक्टरों का आरोप है कि घटना के समय पुलिस से कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस समय पर नहीं आई। एनएमसीएच में पिछले 5 दिनों में 3 बार हंगामा तोड़फोड़ और डॉक्टरों से मारपीट के बाद जूनियर डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया। जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक वे लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। संघ ने सरकार से 5 सूत्री मांग रखी है और कहा है कि जब तक सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं देगी तब तक काम करना संभव नहीं है। दोस्तों बिहार में बालिका गृह की बालिकाएं अब आत्मनिर्भर बनेगी। जी हां, सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी में लगी हुई है। समाज कल्याण विभाग बालिका गृह की बालिकाओं के करियर को मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत है। यहां की बालिकाएं भी अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके जीवन की नई ऊंचाइयां छुएंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को इसी को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है और बताया गया है कि यहाँ की 14 लड़कियों के लिए यह पहल अभी की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विभाग के अधिकारी यूनिसेफ के सहयोग से बेंगलुरु में किशोर न्याय पर आयोजित एक ट्रेनिंग में 2019 में भेजे गए थे। यहाँ उन्हें राज्यों की उन बालिकाओं से मिलने का मौका मिला जो यहाँ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। यही वो मौका था जब बिहार के अधिकारियों के दिमाग में यह ख्याल आया कि बिहार की बालिका गृह की बालिकाओं के भी ये कोर्स कराकर उनका भविष्य संवारा जा सकता है। यह समाज कल्याण विभाग ने राज्य के बालिका गृह की बालिकाओं को इस कोर्स से जोड़ने की पूरी तैयारी कर दी है। दोस्तों बिहार कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा से जूझ रहा है। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार रही प्लुरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी कोरोना का डोज लिया। जी हालांकि उन्होंने फ्री में यह वैक्सीन नहीं ली। यह वैक्सीन के लिए उन्होंने 800 रुपए दिए, जिसे लेकर अब वे ट्रोल हो रही है। यह मुख्यमंत्री राहत कोष में सिर्फ 800 रुपए दान करने वाली पूर्व सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल प्लुरल्स पार्टी के संरक्षक पुष्पम प्रिया चौधरी ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 800 रुपए दान किए। यह पैसा उन्होंने कोरोना की वैक्सीन के लिए दी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह ट्वीट किया वे ट्रोल होने लगी है। ये यूजर्स उनका मजाक उड़ाने लगे। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी सबको फ्री में कोरोना वैक्सीन दिए जाने का विरोध कर रही है। जी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके लिखा था कि फ्री वैक्सीन का पॉपुलिस्ट ड्रामा बंद करवाइए पीएम साहब। जब फ्री कुछ भी नहीं होता, जनता का 1,25,000 करोड़ फूकिए मत। करोड़पति भी फ्री में ले और फिर गरीब भी। ये कैसी पॉलिसी मेकिंग है? जो समर्थ है वे स्वच्छ से यानी कि खुद से भुगतान कर सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए।
दोस्तों अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स जरूर साथ ले जाएं, जिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। जी हां, कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ अगले 2 महीने यानी कि मई और जून में देने की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां, सरकार के इस फैसले का लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सरकार की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। जी हां, राशन कार्ड के जरिए किसी गरीब को राशन दिया जाता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है। जी हां, उदाहरण के तौर पर एलपीजी कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आदि में। जी हां, इसे पते के प्रूफ के तौर पर भी मान्य दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपना राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देश का हर वह नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। जी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता पिता के राशन में जोड़ा जाता है। वहीं यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो फिर आप अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि राशन कार्ड के अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मतदान कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, जी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बिजली पानी का बिल, टेलीफोन बिल, कोई भी एक इनमें से भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज आदि हो तो फिर आप राशन कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों भारत के बाकी राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण बेतहाशा बढ़ रहा है। जी हां, ऐसी कई खबरें सामने आई है जिनमें लोग ऑक्सीजन और समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। जी हां, इधर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ये कहती दिख रही है कि यूपी में दवाइयां और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है। आम आदमी से लेकर राजनेता तक इलाज के अभाव में दर दर भटक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह तो अपनी हालात बताते हुए फूट फूट कर रोने लगे। आईपी सिंह एनडीटीवी पर योगी आदित्यनाथ सरकार की बदइंतजामी को बताते हुए कहने लगे कि उनकी बेटी और पत्नी बीमार है, लेकिन वे घर पर ही उनका इलाज कर रहे हैं। जी उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। वे रोते हुए बोले हैं कि प्रधानमंत्री जब एक तरफ कहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और दूसरी तरफ वे दावोस को संबोधित करते हैं। आज सच में सुनामी घर घर दस्तक दे रही है। आज लखनऊ ही नहीं पूरी यूपी पीड़ित है, हम सब पीड़ित है। समाजवादी पार्टी के नेता आगे बोलते हैं कि बच्चे जीवन मौत का संघर्ष कर रहे हैं, हम सब घरों में इनका इलाज कर रहे हैं, बेड नहीं मिलता है। मैंने एक ट्वीट तक नहीं किया है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे बहुत बीमार है और मैं 15 दिन से उनका खुद घर में इलाज कर रहा हूं। यह हालात है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यालय फोन नहीं उठाता, रोज धमकियां दी जाती है। हम किससे अपनी बात कहें? सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो फिर ये बातें भी दबा दी जाती। ये आईपी सिंह लगातार रोए जा रहे हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और उन्होंने योगी सरकार को जमकर लताड़ा और कहा है कि कोई घर नहीं बचा कॉलोनी में। ये मेरी अपनी कॉलोनी में 11 से ज्यादा मौतें हुई है। ये मेरे छोटे भाई भतीजे भांजा समेत रिश्तेदार बीमार है। गांव में पैरासिटामोल नहीं मिल रहा है। इतना अयोग्य सीएम उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ है। मेरे दोस्त वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं और अगर इन्हें 2 घंटे पहले मिल जाता तो वे बच जाती। यह किसी अधिकारी ने मदद नहीं रखी है। दोस्तों एक तो पहले से ही प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ हमारे चारों ओर हवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इससे अस्थमा, साइंस, ब्रोंकाइटिस आदि कई रोगों की संभावना बढ़ जाती है। वही कोरोना के इस दूसरे लहर में लोग तेजी से संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और लोगों को सांस संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी ऐसे में लोगों को अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद के लिए अहम कदम उठाने होंगे। इसी क्रम में कुछ इंडोर पौधों को अपने घर में लगाकर हम स्वच्छ वायु और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जी पौधे को घर के अंदर रखने से न केवल वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकता है और आपको अधिक शांति का अनुभव करा सकते हैं। उसमें से एक है फिकस प्लांट। जी फिकस प्लांट एक सुंदर और वायु को शुद्ध बनाने वाला पौधा है। इसे विपिंग फिंग के नाम से भी जाना जाता है। FNP की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सबसे अच्छे वायु यानी कि हवा शुद्ध करने वाले संयंत्रों में से एक है। अपने घर में इस पौधे को रखने से आप घर के अंदर सांस लेने और स्वस्थ रहने के लिए हवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। यह एक सुंदर और जीवन पत्तेदार पौधा है और इसकी देखभाल करना बहुत आसान है। यह घर के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है।
दोस्तों, कोरोना संकट के बीच मेरठ में संक्रमण से खुद को बचाने के लिए दिल्ली गेट इंस्पेक्टर ने प्रेशर कुकर की सीटी से एक पाइप जोड़कर भाप लेने वाला देसी जुगाड़ बनाया है। जी, संक्रमित इलाके में ड्यूटी करने के बाद पुलिसकर्मी अदरक, लौंग और कपूर की भाप ले रहे हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। दिल्ली गेट पुलिस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो देखकर लोग पुलिस के देसी जुगाड़ की सराहना कर रहे हैं। यह दिल्ली गेट इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी के मुताबिक कोरोना अपनी भयावह स्थिति पर है। ऐसे में खुद को बचाना भी एक चुनौती है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को देखकर उन्होंने थाने में प्रेशर कुकर की सीटी को जोड़कर देसी जुगाड़ बनाया है। जैसे ही प्रेशर कुकर में सीटी बजती है, वैसे ही भाप निकलना शुरू हो जाता है। यह कुकर से निकलने वाली भाप पाइप के जरिए ऊपर तक आ जाती है, जिसे पुलिसकर्मी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जी, लगातार डॉक्टर कोरोना से बचाने के लिए गर्म पानी और भाप लेने की सलाह दे रहे हैं। जी, दिल्ली गेट थाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो से प्रेरणा लेकर अन्य थाने में भी पुलिसकर्मी भाप लेने का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे कोरोना होने से बचाया जा सके। दोस्तों, पिछले काफी समय से कोरोना देश भर के लोगों को परेशान कर रखा है। इस खतरनाक संक्रमण के चलते लोग घरों में बंद हो गए हैं। यह कोरोना के सुनामी को देखते हुए अनिवार्य रूप से ट्रिपल लेयर वाले मास्क पहनना, हाथों को बार बार साबुन और हैंड सैनिटाइजर से साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना जरूरी हो गया है। यह आज के समय में हाथों को अच्छी तरीके से धोना बहुत ही जरूरी है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने का सबसे आसान और सही तरीका हाथों को साबुन या फिर हैंड वॉश से अच्छी तरीके से धोना ही है। विशेष रूप से बच्चों में हाइजीन लेवल को बनाए रखने के खुद भी हाथ धोएं और बच्चों के हाथ भी बार बार धुलवाएं। हाथों को धोने की आदत की शुरुआत घर में ही होती है। किसी भी प्रकार की बीमारी और इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि हाथों को धोने के फायदे के बारे में, ताकि आप खुद को लंबे समय तक हेल्दी रख सकें। आपको बताते हैं कि किन किन चीजों को करने से पहले और बाद में जरूर हाथ धोना चाहिए, और साथ ही हाथ धोने का क्या और सही तरीका है। तो आपको बता दूं कि फल और सब्जियों को पकाने या फिर काटने से पहले हाथ जरूर धोएं। यह कुछ भी खाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। यह अगर किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो फिर बार बार हाथ धोना जरूरी हो जाता है। यह घाव का इलाज करने से पहले भी अच्छी तरीके से हाथ धो लें। कॉन्टेक्ट लेंस लगाने या फिर हटाने से पहले भी हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोएं। तो खाने की तैयारी करने के बाद जरूर हाथ धोएं। यह किसी भी जानवर, पशु का चारा या फिर कचरा छूने के बाद भी हाथ को अच्छी तरीके से धोना जरूरी हो जाता है। यह टॉयलेट का इस्तेमाल करने या फिर डायपर बदलने के बाद हाथ को रगड़ कर साबुन से धोएं। किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करते समय बार बार हाथ धोना चाहिए। नाक बहने, खांसने या फिर छींकने के बाद भी हाथों को धोएं। दोस्तों, इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ने बिहार सर्किल में 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। यह कुल रिक्तियों की संख्या 1940 है, जिनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों की भर्ती होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट apppost.in या फिर www.apppost.in/gds ऑनलाइन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भारतीय डाक के भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार 4 घंटे की सेवा के लिए बीपीएम को 12,000 रुपए और एबीपीएम को डाक सेवक को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वही 5 घंटे की सेवा के लिए क्रमशः 14,500 रुपए और 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 27/4/2021 से शुरू भी हो गई है और इसकी अंतिम तिथि 26/5/2021 है। दोस्तों, बिहार में कोरोना काल में वेतन के लिए संघर्ष कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खुशखबरी है। यह बिहार सरकार ने वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों को जनवरी माह के वेतन नहीं मिला है, जबकि अस्थायी शिक्षकों को वेतन समय से दिया जा रहा है, जिसे लेकर नियोजित शिक्षक लगातार वेतन भुगतान की मांग कर रहे थे। बिहार शिक्षा विभाग के उप सचिव की ओर से वित्त विभाग के महालेखाकार को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 20,43,97,94,823 रुपए जारी करने का और फिर इसके व्यय की स्वीकृति को लेकर मंजूरी दे दी है। दोस्तों, भारत में एक और जहां रोज कोरोना के रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, उसी बीच एक राहत देने वाली खबर भी सामने आई है कि भारत में 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी जान नहीं गई है। जहां ये अपडेट मंगलवार के हैं। इनमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख यूनिट, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। केंद्र सरकार ने
साथ ही बताया है कि राज्य को अब तक मुफ्त में यानी कि फ्री में 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भी दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना जरूरी है। जी अगले 3 दिनों में राज्य को 80 लाख से ज्यादा डोज और मिल जाएगी। दोस्तों बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। कोरोना मरीज बिना इलाज के ही मर रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में बेड को लेकर लोगों के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जी ऐसे में मरीज और परिजन अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पहल की गई है। जी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निजी सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन के बारे में जानकारी मुहैया कराने को लेकर एक वेबसाइट जारी किया है। यह इस वेबसाइट में आपको बेड, आईसीयू में खाली बेड की पूरी जानकारी मिलेगी। यह स्वास्थ्य विभाग ने www.covid19health.bihar.gov.in/daily-board/beds जारी की है। यह अगर आप अपने मोबाइल पर इसे डायल करेंगे तो फिर एक पेज खुलेगा जिसमें पूरी जानकारी मिलेगी। यह पेज में संबंधित अस्पताल का एक फोन नंबर भी दिया गया है, जहां से आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि अस्पताल में बेड है या फिर नहीं। दोस्तों बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपाय पर राजनीतिक दलों में सहमति नहीं है। सबसे अलग अलग विचार भाजपा नेताओं के बीच देखने को मिल रहे हैं। जदयू नेताओं का कहना साफ है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के साथ हैं। राजद और कांग्रेस कड़े कदमों की यानी कि लॉकडाउन की पक्ष में है। यह जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लॉकडाउन का विरोध कर रहा है। इस बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता नहीं है। जी हां, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सामाजिक अनुशासन को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण लॉकडाउन के लिए सरकार पर दबाव है, लेकिन ऐसी स्थिति आने पर न केवल गरीब और कामगारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आर्थिक ताना बाना भी के भी छिन्न भिन्न होने का खतरा है। इसीलिए संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नहीं है, और भी बहुत सारे उपाय हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।